ठीक है, हमें इस पागल हालात के बारे में बात करनी होगी। वेनेजुएला के पास धरती पर किसी भी देश से ज्यादा तेल है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा और कनाडा से भी ज्यादा। अगर वे पूरी क्षमता से तेल निकालें तो वे 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक तेल निकाल सकते हैं, इससे पहले कि उनका तेल खत्म हो जाए। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होने के बजाय वेनेजुएला बदहाल है। मेरा मतलब सिर्फ कमजोर अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई, लाखों लोगों का देश छोड़ना और दुकानों में खाली शेल्फ जैसी हालत है। यह एक गंभीर आर्थिक संकट है। हालात तब और बिगड़ गए जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और उनकी सरकार ने मादुरो के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सरकार ने उन पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि उनका तेल बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। उनके दूसरे कार्यकाल में वेनेजुएला को और प्रतिबंधों की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि वह और उनकी सरकार मादुरो की राष्ट्रपति पद की वैधता अस्वीकार करते हैं। तो अब वेनेजुएला चीन, रूस और ईरान के साथ संदिग्ध सौदे करने की कोशिश कर रहा है ताकि पैसे आते रहें। लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा क्योंकि रिफाइनरियां बर्बाद हैं, पाइपलाइनों में रिसाव है और वेनेजुएला के तेल की मांग घट रही है। हालात इतने खराब क्यों हुए? वेनेजुएला बाकी तेल समृद्ध देशों की तरह तेल क्यों नहीं बेच पाता? क्या वे इसे कभी सुधार सकते हैं? अब इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, कृपया नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है और हम ऐसे विषयों को कवर करते रह सकते हैं। धन्यवाद। सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ बयां कर देते हैं। वेनेजुएला ने 1970 में रोज 35 मिलियन बैरल तेल बेचा, लेकिन 2020 में यह सिर्फ 60,000 रह गया। हालिया आंकड़ों के अनुसार 2025 तक यह रोजाना सिर्फ 40,000 बैरल रह जाएगा। स्थिति गंभीर है। अपने चरम पर वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक था। आज यह देश घरेलू ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। यह शर्म की बात है, जबकि उसके पास ओरिनोको बेल्ट में अनुमानित 12 ट्रिलियन बैरल भारी कच्चा तेल है जो देश की अर्थव्यवस्था को सदियों तक चला सकता है। फिर भी वे भंडार सतह के नीचे बंद ही रहे, जबकि देश गहरे संकट में डूब रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें वेनेजुएला के इतिहास पर थोड़ा नजर डालना होगा। तेल के आने से पहले वेनेजुएला कभी भी खास तौर पर समृद्ध नहीं था। यह पहले आदिवासी सभ्यताओं का घर था, फिर स्पेनिश साम्राज्य में शामिल हुआ। पेरू की चांदी या कोलंबिया के सोने की तरह वेनेजुएला कभी खास अमीर उपनिवेश नहीं रहा। 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वेनेजुएला ने राजनीतिक उथल-पुथल, गृह युद्धों और आर्थिक अस्थिरता का सामना किया। फिर वह खोज हुई जिसने सब बदला। 1914 में लेक मराकाइबो के पास तेल मिला। हालांकि उत्पादन बढ़ने में कुछ साल लगे, वेनेजुएला एक प्रमुख तेल उत्पादक बनने की राह पर था। 1920 के दशक तक विदेशी कंपनियां, मुख्य रूप से अमेरिका और ब्रिटेन से इस उद्योग को विकसित करने के लिए दौड़ पड़ी और पैसा बहना शुरू हो गया। 1930 के दशक में वेनेजुएला दुनिया में दूसरा और 1950 के दशक में चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक था। यह देश लगभग रातों रात एक कृषि अर्थव्यवस्था से तेल महाशक्ति में बदल गया। सरकार को विदेशी तेल कंपनियों द्वारा दिए गए करों और रॉयल्टी से भारी लाभ हुआ और 20वीं सदी के मध्य तक वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बन गया था, जिसकी जीवन स्तर कुछ यूरोपीय देशों के बराबर थी। काराकास लैटिन अमेरिका में आधुनिकता का प्रतीक बन गया, जहां गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी कारें और बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग था। लेकिन एक समस्या थी। अन्य तेल समृद्ध देशों के विपरीत, जिन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग मजबूत और विविध उद्योगों वाली अर्थव्यवस्था बनाने में किया, वेनेजुएला खतरनाक रूप से तेल पर निर्भर हो गया। और मेरा मतलब है बहुत निर्भर। सरकार ने बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यक्रमों पर भारी खर्च किया, यह मानते हुए कि तेल की ऊंची कीमतें हमेशा बनी रहेंगी। इस बीच तेल के अलावा बाकी उद्योगों की अनदेखी की गई। जबकि सऊदी अरब और अमेरिका जैसे अन्य तेल देश रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स जैसी चीजों में निवेश कर रहे थे, वेनेजुएला एक ही रास्ते पर टिका रहा और लगभग पूरी तरह से कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर रहा। 1970 के दशक में वेनेजुएला सरकार और आत्मविश्वासी हो गई। 1976 में उसने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर PDVSA नाम की सरकारी कंपनी बनाई। यह कदम लैटिन अमेरिका में राष्ट्रीयकरण की उस लहर का हिस्सा था जिसमें सरकारें विदेशी प्रभाव घटाकर संसाधन देश के भीतर रखने की कोशिश कर रही थीं। शुरुआत में यह एक समझदारी भरा फैसला लगता था। सरकार के पास उत्पादन और मुनाफे पर पूरा नियंत्रण था
और तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, जिससे वेनेजुएला एक और समृद्धि के दौर में प्रवेश कर गया। चेतावनी के संकेत पहले से थे, लेकिन वेनेजुएला के नेताओं ने तेल संपत्ति का इस्तेमाल स्थिर अर्थव्यवस्था के बजाय सामाजिक कार्यक्रमों, सब्सिडी और सरकारी नौकरियों पर ज्यादा खर्च किया। साथ ही दीर्घकालिक निवेश और विकास की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया। पीडीवीएस, जो दुनिया की सबसे कुशल तेल कंपनियों में से एक थी, वह धीरे धीरे राजनीतिकरण का शिकार हो गई, जिसमें अनुभवी उद्योग पेशेवरों के बजाय सरकार के वफादारों को भर दिया गया। भ्रष्टाचार और अक्षमता बढ़ती रही, पर तेल की ऊंची कीमतों ने समस्याएं छुपा दी। 1980 के दशक में वैश्विक तेल बाजार गिर गया। यह गिरावट नए तेल आपूर्तिकर्ताओं के आने और ओपेक की विफलता के कारण हुई। ओपेक मूल रूप से प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं का एक कार्टेल है, जो तेल की आपूर्ति को सीमित करके तेल की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। सिद्धांततः इससे तेल फायदेमंद होता है, क्योंकि ओपेक एकाधिकार जैसा है। लेकिन 1970 और 1980 के दशक में ओपेक के बाहर के देश जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और मैक्सिको ने तेल उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया, जब तक कि वे अंततः बाजार हिस्सेदारी में ओपेक से आगे नहीं निकल गए। अमेरिका एक बड़ा तेल उपभोक्ता है, इसलिए उसने कीमतें कम करने के लिए बाजार में तेल की बाढ़ ला दी। ओपेक ने उत्पादन लगभग आधा किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। ओपेक के कुछ सदस्य, जिनमें वेनेजुएला भी शामिल है, ने अपने कोटा से ज्यादा तेल बेचकर धोखाधड़ी की और कार्टेल की अनुमति से अधिक तेल बेचा। गैर ओपेक आपूर्ति इतनी बढ़ गई थी कि कीमत बनाए रखना संभव नहीं था। तो 1986 में सऊदी अरब ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया है, और उसने जानबूझकर सस्ता तेल बाजार में भर दिया, जिससे 1980 में $35 की छोटी सी कीमत गिरकर $10 से भी नीचे आ गई। यहाँ एक मुख्य मापदंड है जिसे समझना जरूरी है, और वह है प्रति बैरल उत्पादन लागत। सारे तेल भंडार अलग अलग होते हैं और निकासी की लागत देशों के हिसाब से काफी अलग अलग होती है। सऊदी अरब में तेल निकालना $6 और वेनेजुएला में $10, $12 प्रति बैरल पड़ता है। कुवैत और शायद इराक को छोड़कर सऊदी अरब वह सबसे सस्ता देश है जहां जमीन से तेल निकाला जा सकता है। जब ओपेक पर दबाव था और वेनेजुएला जैसे सदस्य नियम नहीं मान रहे थे, तो सऊदी अरब ने दाम घटा दिए। इससे सऊदी अरब को वेनेजुएला की कीमत पर अपना बाजार हिस्सा वापस पाने का मौका मिला। यह अचानक बदलाव वेनेजुएला सरकार के लिए बहुत बुरा था। देश कर्ज में डूब गया और अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई। अचानक सरकार खर्च नहीं उठा सकी और तेल आधारित अर्थव्यवस्था की कमजोरियां सामने आ गईं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण देकर मदद की, लेकिन ये ऋण कड़ी शर्तों के साथ आए, जिससे वेनेजुएला को सब्सिडी और सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ी। इससे व्यापक अशांति, विरोध और राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्टि बढ़ी। लेकिन दुख यही नहीं रुका, क्योंकि 1990 के दशक में हालात और भी खराब हो गए। तेल की कम कीमतों से सरकार के बजट पर दबाव आया। इसी दौरान सरकार द्वारा पैसे छापने के कारण 1996 में महंगाई दर 100% तक पहुंच गई। वेतन कम थे और 2/3 आबादी कभी न कभी गरीबी में थी। वेनेजुएला की मंदी के दौरान हुआ ये कि ह्यूगो चावेज, जो एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे, उभरे और उन्होंने वादा किया कि वेनेजुएला की संपत्ति पर फिर से नियंत्रण हासिल करेंगे और इसका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करेंगे। 1998 में चुने जाने पर चावेज ने शासन में कट्टरपंथी रुख अपनाया। उन्होंने राष्ट्रीयकरण बढ़ाया, विदेशी निवेशकों को निकाला और पीडीवीएस पर सरकारी नियंत्रण मजबूत किया। उनकी किस्मत थी कि वैश्विक आर्थिक विकास से तेल की कीमतें दोगुनी होने पर आर्थिक स्थिति सुधरी। लेकिन चावेज ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने 2000 के दशक में ऊंची तेल कीमतों का इस्तेमाल महत्वाकांक्षी सामाजिक कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए किया, जिनमें मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खाद्य सब्सिडी शामिल थी। कुछ देर लगा कि उन्होंने हल निकाल लिया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था फिर से फल फूल रही थी और गरीबी दर घट रही थी, लेकिन बुनियादी समस्याएं कभी दूर नहीं हुई। बुनियादी ढांचे, रिफाइनिंग क्षमता या अन्य उद्योगों में निवेश की बजाय चावेज ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह लापरवाह सरकारी खर्च जारी रखा। उन्होंने नेशनल ऑयल कंपनी के हजारों कुशल कर्मचारियों को निकालकर अपने राजनीतिक सहयोगियों को नियुक्त कर दिया। तेल उत्पादन में गिरावट आनी शुरू हो गई, लेकिन चूंकि कीमतें अभी भी ऊंची थीं, इसलिए बहुत कम लोगों ने वास्तव में इस पर ध्यान दिया। 2014 में वैश्विक तेल कीमतों में भारी गिरावट का अनिवार्य संकट आया। इस संकट का मुख्य कारण अमेरिका में शेल क्रांति था। तेल निकालने का यह नया तरीका बहुत जल्दी अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बना गया। एक बार फिर अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को मदद करने के लिए तेल की कीमतें कम करने का दबाव डाला।
1980 के दशक की तरह सऊदी अरब ने बाजार हिस्से की रक्षा के लिए ज्यादा तेल निकालना शुरू किया। नतीजतन तेल की कीमतें आधी हो गईं और वेनेजुएला बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बिना बचत, विविधीकृत अर्थव्यवस्था और कमजोर तेल उद्योग के कारण देश फिर विनाशकारी आर्थिक संकट में फंस गया। चावेज 2013 में कैंसर से चल बसे, यह सोचते हुए कि उन्होंने देश अच्छी हालत में छोड़ा, लेकिन नुकसान हो चुका था। वेनेजुएला का तेल उत्पादन 1990 के दशक में 30 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर हाल में 10 लाख से भी कम रह गया। पीडीवीएसए बुरी हालत में थी। इस बीच अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के लिए अपना तेल बेचना और भी मुश्किल बना दिया, जिससे उसके लिए प्रमुख बाजारों तक पहुंच बंद हो गई। इसी उथल पुथल में निकोलस मादुरो ह्यूगो चावेज के उत्तराधिकारी बने। राष्ट्रपति बनने से पहले मादुरो चावेज के उपराष्ट्रपति और पूर्व बस ड्राइवर व यूनियन नेता थे। चावेज के निधन के बाद मादुरो ने 2013 में एनक्रिके काब्रिलास को कड़े मुकाबले में हराया, जिस पर मीडिया और आलोचकों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए। उनके दावों में सच्चाई हो सकती थी, क्योंकि मादुरो ने सुप्रीम कोर्ट और सेना पर नियंत्रण कर सत्ता मजबूत की। राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद भी उन्होंने विवादास्पद चुनाव जीते। मादुरो प्रशासन की मुख्य रणनीति सरकारी खर्च के प्रति अलग दृष्टिकोण थी। मादुरो के पूर्ववर्तियों ने भी पैसा छापा, लेकिन तेल की कीमतें गिरने पर मादुरो ने बजट घाटा पूरा करने के लिए इसे नए स्तर पर पहुंचाया। लेकिन सरकारी कर्ज के जरिए हवा में से पैसा बनाना काम नहीं करता। यह बहुत जटिल नहीं है। अगर आप अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा डालते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, और वाकई में ऐसा ही हुआ। मादुरो के पहले साल में 69% महंगाई के साथ हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गया। 2015 में यह बढ़कर 181% हो गया, जो वेनेजुएला के लिए एक रिकॉर्ड दर थी। लेकिन आगे जो होने वाला था वो इससे कहीं ज्यादा था। मुद्रास्फीति 800% तक गई, फिर 4000%, 1.7 करोड़ प्रतिशत और आखिरकार 2019 में 20 लाख प्रतिशत तक पहुंच गई। अब हम इन सब बातों को बाद में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इनका संबंध 2017 में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों से भी है, जिनका मकसद मादुरो की सरकार को कमजोर करना था। पहले हमें वेनेजुएला की तेल उद्योग के पतन पर बात करनी होगी, जो अमेरिका के हस्तक्षेप से पहले ही शुरू हो गया था। एक बात तय है, सिर्फ कम तेल कीमतें कारण नहीं थीं। चलिए रिफाइनरियों से शुरू करें। अमुआ और कार्डोन जैसी तेल रिफाइनरियां अब अपनी पुरानी स्थिति की परछाई मात्र रह गई हैं। ये पहले राष्ट्रीय गर्व थीं, अब मुश्किल से चल रही हैं। वेनेजुएला की तेल रिफाइनिंग क्षमता में लगातार कम निवेश हुआ, जिससे ये सुविधाएं अपनी पूरी क्षमता के एक छोटे हिस्से पर ही चल रही हैं। सालों तक रखरखाव की समय सारणी को नजरअंदाज किया गया और जरूरी उन्नयन अनिश्चित काल के लिए टाल दिए गए। नतीजा, विस्फोट, आग और बंदी अब आम हो गए हैं, जिससे उद्योग की कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलने की क्षमता प्रभावित हुई है। वेनेजुएला के तेल कुएं, जो उसकी संपत्ति का मुख्य स्रोत हैं, दशकों पुराने हैं और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहां पुराने कुएं देखभाल से उत्पादक रह सकते हैं, वहीं वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनियां इसमें असफल रहीं। कुओं के रखरखाव में पुनर्निवेश की कमी के कारण उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि जो पाइपलाइनें कभी तेल को कुशलता से पहुंचाती थीं, वे अब रिसने और जंग लगने लगी हैं। कच्चे तेल के निर्यात की शिपिंग सुविधाएं समय के साथ और बिगड़ गई हैं। इस पतन के कारण जटिल हैं, पर पूरी तरह रहस्यमय नहीं। अगर मुझे वेनेजुएला के पतन का एक कारण बताना हो, तो वह पीडीवीएसए और सरकार के भीतर भ्रष्टाचार होगा। जैसा पहले वीडियो में बताया था, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह देश की जीवन रेखा थी, जो अपने चरम पर देश की 90% से अधिक विदेशी आय उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थी। पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला सोसिएदाद अनोनिमा में भ्रष्टाचार को समझने के लिए देखना होगा कि मदुरो के शासन में कंपनी कैसे संचालित हो रही थी, क्योंकि जो एक पेशेवर तरीके से संचालित उद्यम होना चाहिए था, वह एक राजनीतिक उपकरण में बदल गया। चावेज ने ऐसा किया था, पर मदुरो ने इसे अगले स्तर तक पहुंचाया। सामान्यतः ड्रिलिंग, अन्वेषण व रिफाइनिंग के अनुबंध सबसे योग्य कंपनियों को मिलते हैं। इसके बजाय ये अनुबंध मदुरो के सहयोगियों और करीबी लोगों को दिए गए। पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला सोसिएदाद अनोनिमा में शीर्ष पद अब विशेषज्ञता के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक वफादारों को दिए जाने लगे, जिनके पास तेल व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं था। तेल क्षेत्र की बहुत कम या कोई समझ न रखने वाली कंपनियों को अचानक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कई कंपनियों के पास तकनीकी जानकारी और संसाधनों की कमी थी, जिससे देरी, लागत बढ़ी
और मानव जनित विफलताएं हुईं। इंजीनियर और अनुभवी लोग पार्टी वफादारों से बदल दिए गए, जिनमें कई ने कंपनी की बजाय खुद को समृद्ध करने का मौका देखा। यह सिर्फ कमाई का जरिया था जिसमें फायदा मादुरो के करीबियों तक ही जाता था। सबसे ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार ने अरबों डॉलर निकाल लिए, जो या तो ऑफशोर खातों में गायब हो गए या राजनीतिक परियोजनाओं को फंड करने में इस्तेमाल हुए। सामाजिक कार्यक्रमों, आवास पहलों और सैन्य खर्च को वफादारी सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी गई, देश को बेहतर बनाने के लिए नहीं। और इसके परिणाम, पाइपलाइनों में जंग लग गई, रिफाइनरियों को बंद करना पड़ा और पूरे तेल क्षेत्रों को बस छोड़ दिया गया। बिजली कटौती और ब्लैकआउट्स ने रिफाइनरियों, तेल कुओं और निर्यात टर्मिनलों का काम बाधित कर देरी और रुकावटें पैदा की हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो लगातार प्रवाह और सटीकता पर निर्भर करती है, वहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े नुकसान का कारण बनती है। निर्यात क्षमताएं प्रभावित हुईं। बिना विश्वसनीय बुनियादी ढांचे और शिपिंग सुविधाओं के वेनेजुएला सिस्टम चालू नहीं रख सका। इस दक्षता और विश्वसनीयता में गिरावट का असर पूरी वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा। वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल, जो कभी अमेरिकी रिफाइनरियों का मुख्य था, अब बेचना मुश्किल है। खरीदार विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की ओर गए, जिससे वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से और अलग थलग हो गया। टिके रहने के लिए देश ने सस्ता तेल बेचना शुरू किया, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें मादुरो के बढ़ते तानाशाही शासन के बारे में बात करनी होगी, जो कि इस सारी भ्रष्टाचार की मूल वजह है। वेनेजुएला में अब कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं बचे हैं। नेशनल ओनेल कंपनी के प्रबंधन की किसी भी आलोचना का तुरंत दमन किया जाता है और व्हिसलब्लोअर को जेल, यातना या यहां तक कि हत्या का भी खतरा रहता है। जैसा पहले बताया था, माडेरो ने असहमति दबाने के लिए न्यायपालिका और सेना का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सत्ता मजबूत रही। 2014 और 2017 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद शासन ने विपक्ष पर हिंसक कार्रवाई कर हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार और राजनीतिक कैदियों को यातना दी। सुरक्षा बलों, जिनमें बोलिवेरियन नेशनल गार्ड और सर्विसियो बोलिवारियानो द इंटेलिजेंसिया नेशनल खुफिया पुलिस शामिल हैं, को असहमति को दबाने के लिए जिंदा गोलियों, मनमानी गिरफ्तारी और जबरन गायब करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए दर्ज किया गया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक 300 से ज्यादा राजनीतिक कैदी अब भी जेल में हैं और कई को निर्वासित किया गया है। इसी समय मादुरो की प्रचार मशीन ने आर्थिक तबाही छुपाने की कोशिश की है। स्वतंत्र मीडिया लगभग खत्म किया गया है। अखबार और टीवी चैनल बंद या कब्जे में हैं। शासन की आलोचना करने वाले पत्रकारों को उत्पीड़न, कैद या निर्वासन झेलना पड़ता है। इस दौरान राज्य नियंत्रित मीडिया सरकार का प्रचार करता है और विपक्ष को साम्राज्यवादी एजेंट बताता है, और संकट के लिए सरकार की अपनी विनाशकारी नीतियों के बजाय अमेरिका के प्रतिबंधों को दोषी ठहराते हैं। वह सही कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। 2017 में अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के तेल उद्योग पर पूरा दांव लगाया। इसने सरकारी तेल कंपनी पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? इसका कारण सीधा था। राष्ट्रपति ट्रंप मादुरो की नकदी रोककर उनकी सरकार को अलग थलग कर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते थे। ट्रंप अपने ही लोगों को लूटने वाले एक समाजवादी तानाशाह से तेल खरीदकर उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। साफ है कि वेनेजुएला को आगे बढ़ने से पहले सरकार और तेल कंपनी में बदलाव जरूरी है। मादुरो के सत्ता में रहते ऐसे सुधार सोचना भी मुश्किल है। मादुरो को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका ने तेल खरीद बंद की, पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला, सोसिएदाद अनोनिमा की संपत्तियां फ्रीज कर दी और अमेरिकी कंपनियों को व्यापार से रोक दिया। इन प्रतिबंधों से पहले अमेरिका वेनेजुएला का बहुत सारा तेल खरीदता था। 2017 में लगभग 50,000 बैरल प्रतिदिन आयात करता था। लेकिन जैसे ही ये प्रतिबंध लागू हुए, यह आय का स्रोत लगभग रातों रात ढह गया। 2020 तक अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य हो गया था, और इसी तरह मादुरो का सबसे बड़ा आय का स्रोत खत्म हो गया। वेनेजुएला खुद को उन जरूरी पुर्जों को खरीदने में असमर्थ पा रहा था जो उसकी तेल इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए जरूरी थे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चीजें अमेरिका में बनती हैं। पंप, वाल्व और ड्रिलिंग उपकरणों को बदलना असंभव हो गया, जिससे संचालन में धीरे धीरे लेकिन लगातार गिरावट आने लगी। थर्ड पार्टी या ब्लैक मार्केट से पुर्जे मंगवाने पर भी उनकी कीमतें बहुत ज्यादा थीं, जिससे पैसों की तंगी झेल रही पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला, सोसिएदाद अनोनिमा पर और बोझ बढ़ गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। वेनेजुएला के तेल से कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को सेकेंडरी प्रतिबंधों के डर से ब्लैकलिस्ट होने का खतरा था।
वेनेजुएला लगभग पूरी तरह वैश्विक तेल बाजार से बाहर हो गया था। इन प्रतिबंधों का असर भी दिखा। 2017 से 2020 के बीच वेनेजुएला पूरी तरह से गिरावट में था। देश सिर्फ संकट में नहीं था, बल्कि हर स्तर पर बिखर रहा था। तेल से होने वाली आमदनी गिरने के साथ सरकार के पास अपनी पहले से ही चरमराती अर्थव्यवस्था को चलाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने और भी ज्यादा नोट छापने का सहारा लिया। 2018 में महंगाई दर 1.7 करोड़ प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गई, जिससे बोलीवर इतनी बेकार हो गई कि लोग नोटों को गिनने की बजाय तौलने लगे। इसी दौरान वेनेजुएला के अधिकतर लोग इस संकट में गरीबी में आ गए। 2019 में 96% वेनेजुएला वासी गरीबी रेखा के नीचे थे। हर 25 में से सिर्फ एक के पास खुद को संभालने लायक पैसे थे। वेतन बेकार हो गया था। कोई व्यक्ति एक महीने में जितना कमाता था, उससे तो एक ब्रेड भी नहीं खरीदी जा सकती थी। इस बीच दुकानों से खाना दवाइयां गायब हो गईं और अस्पतालों में जरूरी सामान खत्म होने से डॉक्टरों को बिना एनेस्थीसिया या उपकरणों के सर्जरी करनी पड़ी। लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए कचरे में से बचा खुचा खाना ढूंढ रहे थे। एक चौंकाने वाली बात यह है कि औसत वेनेजुएला वासी ने एक साल में 24 पाउंड वजन खो दिया, क्योंकि वे पर्याप्त खाना नहीं खरीद सके। बिजली कटौती ने पूरे देश को प्रभावित किया। कई बार यह कई दिनों तक चली, जिससे अस्पताल, व्यवसाय और पानी की सप्लाई तक बंद हो गई। लोग साफ पानी भी नहीं पा सके। कराकास रात में भूतिया शहर बन गया। सड़कों पर सन्नाटा था। केवल हथियारबंद सुरक्षा बल ही प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते दिखे। संकट इतना गंभीर था कि लाखों वेनेजुएला वासी देश छोड़ने को मजबूर हुए। 2019 की शुरुआत तक 40 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भोजन, काम और सुरक्षा की तलाश में कोलंबिया, ब्राजील, पेरू आदि देशों की सीमाएं पैदल पार कर रहे थे। 2024 में यह संख्या 77 लाख हो गई, जो आधुनिक इतिहास के बड़े शरणार्थी संकटों में है। एक पल को लगा कि मादुरो सच में गिर सकता है। 2019 की शुरुआत में विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया और अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों से मान्यता प्राप्त की। जनता का भारी विरोध हुआ, जिससे पहली बार मादुरो की सत्ता कमजोर दिखी। भ्रष्टाचार, दमन और रूस क्यूबा के सहयोग से मादुरो सत्ता में बने रहे। विरोध दबाते, विपक्षी नेताओं को जेल में डालते और तानाशाही सख्त करते हुए देश टूट चुका था, लेकिन शासन सहयोगियों की वजह से बचा रहा। अमेरिकी खरीदार हटने पर वेनेजुएला ने तेल के नए खरीदार खोजे। उन्होंने बाजार भाव से 30% या ज्यादा छूट पर तेल के बदले सामान लेना शुरू किया। डॉलर में भुगतान पाने के बजाय, जो वित्तीय प्रतिबंधों के कारण लगभग असंभव था, उन्होंने कच्चे तेल के बदले में भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी चीजें लेनी शुरू कर दी। उन देशों की सूची जिन्होंने तेल के बदले सामान कार्यक्रम में भाग लिया: चीन, ईरान, रूस, क्यूबा। चीन के लिए वेनेजुएला का तेल उसकी ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। 14 अरब से अधिक आबादी वाला यह देश दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है और इसके पास अपने देश में ज्यादा तेल भंडार नहीं है। बढ़ती तेल मांग के लिए उसे वेनेजुएला जैसे बाजारों से तेल लेना पड़ता है। चीन ने माल के बदले तेल कार्यक्रमों के अलावा ऐसे समझौते भी किए हैं जिनमें कच्चे तेल से कर्ज चुकाया जाता है, जिससे पारंपरिक वित्तीय प्रणाली नजरअंदाज होती है। यही बात ईरान पर भी लागू होती है, जो वेनेजुएला की तरह अमेरिकी प्रतिबंधों को नापसंद करता है। लेकिन ईरान के वेनेजुएला का तेल खरीदने का कारण दिलचस्प है। ईरान वास्तव में वेनेजुएला का तेल इस्तेमाल नहीं करता। उसके पास बहुत तेल है, इसलिए वह बिचौलिया बनकर वेनेजुएला को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करता है। ईरान वेनेजुएला को पेट्रोल और रिफाइनरी की सप्लाई भेजता है, जिसकी वेनेजुएला को सख्त जरूरत है, क्योंकि उसकी अपनी तेल संरचना बर्बाद हो रही है। वेनेजुएला ईरान को सस्ता कच्चा तेल भेजता है, जिसे ईरान अक्सर अपनी पहचान छुपाकर वैश्विक बाजार में बेचता है ताकि प्रतिबंधों से बच सके। कभी कभी वे वेनेजुएला के तेल को ईरानी कच्चे तेल के साथ मिला भी देते हैं, ताकि इसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाए। यह कम इस बारे में है कि ईरान को तेल की जरूरत है, और ज्यादा इस बारे में है कि दोनों देश रिफाइनरी पार्ट्स के आदान प्रदान के लिए तेल पर सहयोग कर रहे हैं, जो दोनों के लिए फायदेमंद है। वॉशिंगटन को नजरअंदाज करते हुए यूट्यूब ने अभी अभी एक हैरान कर देने वाली घोषणा की है। ये क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? चूंकि यूट्यूब के पास काफी क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी वजह से आप अपने होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से भी कम व्यूज होते हैं, जैसे कि यह वाला।
इसका मतलब ये नहीं कि सभी को चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो यही सबसे अच्छा समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज़्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके कई सवाल होंगे। हमें ऐसे सवाल अक्सर ईमेल में मिलते हैं, इसीलिए हमने अपनी सारी YouTube सलाह एक ही वीडियो में मुफ्त देने का फैसला किया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप वह वीडियो यहीं YouTube पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करके फिर आता है रूस। मॉस्को लंबे समय से मदुरो सरकार का सहयोगी है और वेनेजुएला को तेल की गुप्त बिक्री में मदद करता है। रूसी कंपनियां बिचौलियों की तरह वेनेजुएला के कच्चे तेल को उन बाजारों में बेचने में मदद करती हैं जो आमतौर पर इससे बचते हैं। क्यूबा इस बीच एक अनोखा मामला है। यह द्वीप राष्ट्र वेनेजुएला को तेल के बदले स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं देता है, नकद भुगतान नहीं करता। इस मामले में वेनेजुएला से संबंध केवल लेन देन तक सीमित नहीं बल्कि साझा समाजवादी विचारधारा से उपजे हैं। लेकिन असल में यह तेल इन खरीदारों तक पहुंचता कैसे है? यहीं पर तथाकथित शैडो फ्लीट्स की भूमिका आती है। ये पुराने तेल टैंकर हैं जो अनजान झंडों के तहत पंजीकृत और शेल कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। इनका मकसद सीधा है, पकड़े जाने से बचना। शैडो फ्लीट्स ट्रांसपोंडर बंद करना, अंतरराष्ट्रीय जल में जहाज से जहाज पर तेल ट्रांसफर और दस्तावेजों में हेर फेर कर तेल की असली उत्पत्ति छुपाती हैं। ये तरीके हैरान करने वाले रूप से कारगर साबित हुए हैं। शैडो फ्लीट्स का उपयोग केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं, ईरान और रूस भी यही तरीका अपनाते हैं। लेकिन यह फ्लीट कराकास के लिए अनिवार्य हो गई है। अब वेनेजुएला पारंपरिक चैनलों के बिना गुप्त रूप से तेल बेच सकता है। हालांकि जोखिम अधिक हैं। पुराने टैंकरों में हादसे की संभावना ज्यादा है और कोई चूक पर्यावरणीय आपदा ला सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन का भी खतरा है, जैसे दुनिया भर में अमेरिकी गश्त। वेनेजुएला के लिए यह पूरा कारोबार एक हद तक काम आया। मौजूदा तेल राजस्व PDVSA द्वारा प्रतिबंधों से पहले कमाए पैसों के सामने बहुत कम है। मुनाफे की मार्जिन घटी, उत्पादन गिरता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिखरा और देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। फिर भी मादुरो सरकार के लिए छूट पर तेल बेचना जीवन रेखा है। ये वो विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराते हैं जिसकी जरूरत शासन को बस किसी तरह टिके रहने के लिए होती है, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। हर सस्ता बेचा बैरल वेनेजुएला की खोई संभावनाओं की कड़वी सच्चाई दिखाता है। तेल देश की समृद्धि का जरिया होना चाहिए था, इसके बजाय यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। लेकिन फिर ट्रंप 2020 में हार गए, बाइडेन आए और नीतियों में बदलाव आया। बाइडेन प्रशासन प्रतिबंधों में ढील देने के लिए थोड़ा अधिक खुला था, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जिसने वैश्विक तेल बाजारों को हिलाकर रख दिया। बातचीत हुई, समझौते हुए और यहाँ तक कि वेनेजुएला को कुछ शर्तों के तहत तेल बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस भी दिए गए। 2020 के बाद मादुरो के लिए हालात बेहतर होते नजर आ रहे थे। साथ ही अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी शेवरॉन 2022 में लौटी, जो बड़ी बात थी। वर्षों तक प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला के तेल उद्योग में अमेरिकी भागीदारी रुकी रही, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने शर्तों के साथ शेवरॉन को फिर संचालन की अनुमति दी। इसका मतलब था कि वेनेजुएला आखिरकार फिर से अमेरिका को कुछ तेल निर्यात कर सकता था, जिससे उसे बहुत जरूरी नकदी मिलती। फिर भी यह मादुरो को बचाने के लिए काफी नहीं था। 2023 के अंत तक संकट बढ़ा और महंगाई 500% से ऊपर पहुंच गई। नकदी के अवमूल्यन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय आम हो गया है। आर्थिक पतन के कारण खाद्य संकट शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 75% से ज्यादा वेनेजुएलावासी खाद्य असुरक्षा झेल रहे हैं और बच्चों में कुपोषण की दरें WEF के अनुसार चिंताजनक हैं। स्वास्थ्य सेवा की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई है। अस्पताल अभी भी बदहाली की स्थिति में हैं, जहां बुनियादी दवाइयों, उपकरणों और यहां तक कि पीने के पानी की भी कमी है। यह वेनेजुएला वासियों के लिए पुरानी बीमारियों से जूझते हुए मौत जैसा हो सकता है। और जो बीमारियां पहले नियंत्रण में थीं, जैसे मलेरिया और तपेदिक, वे फिर से खतरनाक रूप से लौट आई हैं। आज की बात करें तो ट्रंप एक बार फिर से ऑफिस में वापस आ गए हैं, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। उनकी नई नीतियां क्या हो सकती हैं, इसे समझने के लिए चलिए ये क्लिप देखते हैं।
हम वेनेजुएला के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं वेनेजुएला और मादुरो का बहुत बड़ा विरोधी रहा हूँ। उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन ज़्यादा अहम है कि वेनेजुएला के लोगों से कैसा व्यवहार किया। नई प्रशासन ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वे वेनेजुएला पर सबसे कड़े प्रतिबंध फिर से लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना किसी परिणाम के वेनेजुएला का तेल वैश्विक बाजार में न पहुंचे। नए राष्ट्रपति मादुरो की सरकार को मान्यता नहीं देंगे और वेनेजुएला के शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर पलायन को एक असफल राज्य का प्रमाण मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने मादुरो को फिर से जीवित किया। 2019 में लगभग खत्म हो गया था, लेकिन व्यापार प्रतिबंधों में ढील से बच गया। 2024 की शुरुआत में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला वासियों की हालत दिखाती है कि समाजवाद और भ्रष्टाचार देश को कैसे बर्बाद करते हैं। यह टिप्पणी सही है। वेनेजुएला कभी लैटिन अमेरिका का ताज था, एक देश जिसे तेल संपन्नता के कारण दक्षिण अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था। आदर्श रूप से ट्रंप चाहेंगे कि वेनेजुएला सामान्य स्थिति में लौट आए, जिससे वेनेजुएला के प्रवासी अमेरिका से वापस लौट सकें। वह पहले ही वेनेजुएला के लिए निर्वासन उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो कई वर्षों से नहीं हुआ था। अभी हाल ही में लगभग 200 वेनेजुएला वासियों को, जिनमें कुछ को गैंग सदस्य के रूप में चिन्हित किया गया था, एक विमान में बैठाकर वापस काराकास भेजा गया। मादुरो सरकार ने शुरू में निर्वासित लोगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि वेनेजुएला में हालात रहने लायक नहीं होने के लिए अमेरिकी प्रतिबंध जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने मादुरो को राजनीतिक सौदेबाजी का मौका दिया और समझौता हो गया। ट्रंप 2.0 में एक बड़ा बदलाव वेनेजुएला वासियों के लिए टीपीएस समाप्त करने का फैसला है। अमेरिका में लगभग 3,48,000 वेनेजुएला वासी हैं, जो कानूनी रूप से देश में रहने के लिए टीपीएस पर निर्भर हैं। और अब जब वह संरक्षित स्थिति अप्रैल में समाप्त होने वाली है, तो हजारों लोग निर्वासन के खतरे में हैं। यह सिर्फ उनके लिए नहीं, वेनेजुएला के लिए भी बड़ी बात है। विदेशों में रहने वाले वेनेजुएला वासियों से रेमिटेंस अब देश के विदेशी राजस्व का बड़ा स्रोत बन गया है। हर साल 4 अरब डॉलर से ज्यादा लाता है, जो तेल निर्यात के बराबर है। अगर इसे बंद कर दिया गया तो वेनेजुएला के आम नागरिकों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जब वे पहले से ही कड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसीलिए प्रवास समर्थक विरोध कर रहे हैं। मुकदमे की संभावना है और यह अब राजनीतिक लड़ाई बन गई है। लेकिन ट्रंप अपने रुख पर कायम हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वे प्रवासन कानूनों को और सख्ती से लागू करना चाहते हैं, खासकर वेनेजुएला जैसे देशों से आने वाले प्रवासियों के मामले में। यह ट्रंप के लिए मादुरो पर दबाव बनाने का एक तरीका भी है, क्योंकि जो नागरिक वापस लौट रहे हैं वे उस नई सरकार को पसंद नहीं करेंगे जिसके अधीन वे अब हैं। हो सकता है कि वे ट्रंप को वेनेजुएला वापस भेजने के लिए पसंद न करें, लेकिन वे मादुरो से और भी ज्यादा नफरत करते हैं। संभावना है कि लौटे प्रवासी फिर शासन के खिलाफ प्रतिरोध संगठित करेंगे। वेनेजुएला के प्रवासियों की समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में भी ज्यादा वेनेजुएला वासी रहते हैं। 2015 से अब तक 77 लाख से ज्यादा वेनेजुएला वासी देश छोड़ चुके हैं। यह वेनेजुएला की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। देश की आबादी चरम पर 3.1 करोड़ थी, यानी 1/4 से अधिक लोग देश छोड़ चुके थे। देश छोड़ने वालों में कई सबसे शिक्षित और कुशल कामगार हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन बढ़ता है और वेनेजुएला के लिए उबरना मुश्किल होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंजीनियरिंग जैसे मुख्य क्षेत्र पूरी तरह खोखले हो गए हैं। 2024 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार देश के करीब आधे डॉक्टर और नर्स विदेश चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर हो गई है। स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि शिक्षक बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं या एक साथ आना बंद कर रहे हैं क्योंकि वे परिवहन या बुनियादी जीवन यापन का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। इन प्रवासियों के मुख्य गंतव्य अलग हैं, लेकिन अधिकांश पड़ोसी देशों जैसे कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर या पेरू जाते हैं। कोलंबिया ने 25 मिलियन वेनेजुएला वासियों को बसाया है। अन्य लोग और भी जोखिम भरे सफर करते हैं, उत्तर अमेरिका की ओर जाते हैं या खतरनाक समुद्र पार करके कैरिबियन द्वीपों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश छोड़ना बेहतर जीवन की गारंटी नहीं देता। कोलंबिया में वेनेजुएला के लोग अक्सर अनौपचारिक नौकरियां करते हैं, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें मुश्किल से पूरी होती हैं। इसी बीच परिवार बिखर जाते हैं क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को पीछे छोड़कर जाते हैं इस उम्मीद में कि वे घर पैसे भेज पाएंगे। इन कठिन हालात के बावजूद मादुरो रूस, चीन और ईरान जैसे समर्थकों के साथ सत्ता में हैं। उनकी सरकार तेल सौदों और बार्टर समझौतों से प्रेरित आर्थिक सुधार की सुनहरी तस्वीर पेश करती है। लेकिन एक आम वेनेजुएलाई के लिए हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है। इसका वेनेजुएला की तेल उद्योग पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि इस बीच दुनिया तेजी से बदल रही है
और वेनेजुएला बस पीछे छूटता जा रहा है। 2025 तक वेनेजुएला नए खिलाड़ियों और बदलते वैश्विक तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए संघर्ष करता है। हाल के वर्षों में प्रति बैरल लागत $70-80 के बीच बाजार की ताकतों के कारण उतार चढ़ाव रही है। ओपेक दबाव से आपूर्ति सीमित कर कीमतें ऊंची रखी जा रही हैं। कई देशों ने उद्योगों का आधुनिकीकरण किया है, जबकि वेनेजुएला का तेल उत्पादन कम निवेश और पुरानी बुनियादी ढांचे के कारण पिछड़ रहा है। इसका मतलब है कि उन देशों के पास अच्छा मुनाफा मार्जिन है। अब वेनेजुएला को अमेरिकी शेल ऑयल, ब्राजील और अन्य ओपेक प्लस उत्पादकों से ज़्यादा मुकाबला करना पड़ रहा है। अब कनाडा, ब्राजील और गयाना में नए आपूर्तिकर्ता उभर रहे हैं जो वेनेजुएला के मुकाबले तेल के प्रतिस्पर्धी विकल्प दे रहे हैं। कनाडा के ऑयल सैंड्स को बेहतर बुनियादी ढांचे, राजनीतिक स्थिरता और अमेरिकी रिफाइनरियों के पास होने का लाभ मिलता है। ब्राजील ने समुद्र के नीचे प्री सॉल्ट फील्ड्स जैसे विशाल भंडारों का दोहन किया जो आसानी से प्रोसेस होने वाला उच्च गुणवत्ता क्रूड देते हैं। इस बीच गयाना तेल क्षेत्र में नया लेकिन तेजी से उभरता सितारा है। एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियों द्वारा की गई खोजों ने इस छोटे से दक्षिण अमेरिकी देश को सुर्खियों में ला दिया है और अगले कुछ वर्षों में इसका उत्पादन 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक होने का अनुमान है। ये देश सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि विश्वसनीयता भी प्रदान करते हैं जो वेनेजुएला, जो राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिबंधों से जूझ रहा है, नहीं दे सकता। फिर खुद तेल का भी मुद्दा है। वेनेजुएला के भंडार में भारी और अति भारी कच्चा तेल है जिसे निकालना, ले जाना और परिष्कृत करना हल्के तेल से ज्यादा मुश्किल है। हाल के वर्षों में कई रिफाइनरियों ने आसान कच्चे तेलों पर ध्यान दिया है क्योंकि अन्य उत्पादकों से हल्के कच्चे तेल अब आसानी से मिल रहे हैं। देश ने इस कमी को दूर करने के लिए भारी छूट देने की कोशिश की है। सस्ती कीमतें भी उसके भारी कच्चे तेल की लॉजिस्टिक्स और रिफाइनिंग की परेशानियों की भरपाई नहीं कर पाती। जहां बाकी देश बदल चुके हैं, वहीं वेनेजुएला अभी भी गिरावट के चक्र में फंसा है और ये समस्याओं का एक दुष्चक्र है। उत्पादन घटने से पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला सोसिएदा अनोनिमा की आमदनी कम होती है और रखरखाव व निवेश के लिए पैसा भी कम बचता है। इससे उत्पादन में और गिरावट आती है जिससे संकट लगातार बना रहता है। नतीजतन वेनेजुएला की बाजार हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है और विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता दिन ब दिन और सीमित होती जा रही है। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं, मुख्य सवाल अब भी बना हुआ है, क्या वेनेजुएला की तेल उद्योग राख से फिर उठ सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो देश के भविष्य पर भारी छाया हुआ है। वेनेजुएला का पुनरुद्धार संभव है क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार, विदेशी निवेश और विविधीकरण की ओर एक रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता होगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार अनिवार्य है। मादुरो की सरकार, जो अधिनायकवाद और अक्षमता से चिह्नित है, ने वेनेजुएला वासियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों का विश्वास खो दिया है। एक पारदर्शी लोकतांत्रिक नेतृत्व न केवल तेल उद्योग बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का रास्ता तैयार करेगा। इस बदलाव के बिना पुनर्प्राप्ति का कोई भी प्रयास गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा ही होगा। निवेशकों को स्थिरता, कानून का शासन और पैसे की सुरक्षा चाहिए कि वह भ्रष्टाचार में न गुम हो। साथ ही विदेशी निवेश भी अहम होंगे। वेनेजुएला का तेल ढांचा पुराना है, रिफाइनरियां जर्जर हैं और उत्पादन केंद्र मुश्किल से चल रहे हैं। यह रूपक और वास्तविक दोनों में सही है। इस उद्योग को फिर से जीवित करने के लिए अरबों की पूंजी और विशेषज्ञता की जरूरत होगी जो केवल बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियां ही दे सकती हैं। लेकिन इन कंपनियों को आकर्षित करना प्रतिबंध हटाने और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने पर निर्भर करेगा। प्रतिबंधों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की अपनी तेल को वैश्विक बाजार में बेचने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। जहां ये कदम मादुरो की सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए हैं, वहीं ये अनजाने में पहले से ही पीड़ित आबादी की जीवन रेखा को भी बाधित करते हैं। प्रतिबंध हटाना शर्तों पर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेल निर्यात से होने वाली आय देश के पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश के लिए इस्तेमाल हो, न कि भ्रष्ट अधिकारियों की जेब भरने के लिए। सिर्फ तेल वेनेजुएला की पुनर्प्राप्ति की गारंटी नहीं दे सकता। देश की कच्चे तेल पर ज्यादा निर्भरता ही उसके पतन का मुख्य कारण बनी थी। भविष्य में वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता से बचाव के लिए अर्थव्यवस्था का विविधीकरण
जरूरी है। नॉर्वे जैसे देशों ने तेल संपदा को सफलतापूर्वक एक विविध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। वेनेजुएला को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो दिन के अंत में वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, 304 अरब बैरल, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है। इस देश को सऊदी अरब की तरह धनवान होना चाहिए था, लेकिन यह अब बिखरी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अराजकता और सख्त पाबंदियों से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और तेल पर अत्यधिक निर्भरता ने इस उद्योग को अंदर से बर्बाद कर दिया। फिर अमेरिकी प्रतिबंध लगे और जो बचा था उस पर ताला लग गया। जब तक नेतृत्व या नीति सच में नहीं बदलती, वेनेजुएला का तेल बर्बाद होती दौलत ही रहेगा। शायद 100 साल बाद जब बाकी देशों का तेल खत्म होगा, तब हालात बदलेंगे।